इस प्रदर्शन ने यह महसूस कराया कि दो अवर श्रेणी के मार्शल ऋषि हवा की तरह थे, जिससे अर्जुन देव उनके बीच से गुजर सकते थे। प्लॉप। जब अर्जुन देव उतरे तो इससे पहले कि वह अपना पैर रख पाते, उन्हें चक्कर आ गया और उनकी क्षतिग्रस्त मेरिडियन से दर्द हुआ। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और डेक पर गिर गया। धिक्कार है, मैं भूल गया कि मैं कमजोर अवस्था में हूं। मुझे अपनी ऊर्जा का उपयोग इतनी लापरवाही से नहीं करना चाहिए। मुझे किसी भी क्विंटेसेंस को प्रसारित करने से पहले कम से कम मेरे मेरिडियन के ठीक होने तक इंतजार करने की जरूरत है। वे पहले की दो चालें बहुत ही सरल और सामान्य लग रही थीं। हालांकि उनमें सटीक गणना के लिए गणना की गई शॉर्ट बर्स्ट में जारी की गई मजबूत विस्फोटक शक्ति शामिल थी। उन चालों के लिए न केवल उच्च सांद्रता की आवश्यकता होती है, बल्कि क्विंटेसेंस के तेजी से फटने की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने जो मानसिक ऊर्जा और सर्वोत्कृष्टता खर्च की वह बहुत बड़ी थी। अर्जुन देव की पुरानी चोटें तुरंत भड़क उठीं। वह पहले से ही बहुत कमजोर था और उसे अपने शरीर को पोषण देने की जरूरत थी, इसलिए समस्याएं तुरंत सामने आईं। अंकल वांग को शुरू में अर्जुन देव के चमत्कारी आगमन पर कुछ डर महसूस हुआ। जब उसने अचानक अर्जुन देव को इस तरह से दयनीय तरीके से गिरते देखा, तो वह खुद को हंसने से रोक नहीं सका। मुझे लगा कि यह कुछ शक्तिशाली प्रतिभा थी। यहां तक कि एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज के रूप में अंकल वांग अर्जुन देव द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शन को समझ नहीं सके। वह बहुत अच्छा नियंत्रण था। उन्होंने सोचा था कि अर्जुन देव की यह मूवमेंट तकनीक काफी उत्तम है। हालांकि उसके बाद जो हुआ उसने उसे लगभग डरा दिया। इसके अलावा अर्जुन देव बस पलट गया और ठंडी रोशनी से चमकते हथियार उसकी गर्दन पर दिखाई दिए। युद्धपोत पर काश्तकारों ने उसे घेर लिया। हथियार अर्जुन देव की गर्दन के करीब दब गए, लगभग उनकी त्वचा में कट गए। अगर वह कोई अजीब हरकत करता है तो वे तुरंत उसका सिर काट सकते हैं, जिससे वह बिना किसी अक्षुण्ण लाश के रह जाता है। जब अर्जुन देव ने इस व्यू को देखा तो वह फूट फूट कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अपनी शुरुआत के बाद से उन्हें ऐसी स्थिति में रहे कई साल हो गए थे। उनके गले में इतने सारे हथियार रखे हुए थे। इसके अलावा यह मार्शल सम्राटों के एक समूह द्वारा किया गया था जिसे अर्जुन देव महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। हालांकि मौजूदा स्थिति उनके लिए बेहद खतरनाक थी। उसकी गर्दन पर 1 दर्जन से अधिक हथियारों के साथ अगर दूसरा पक्ष उसे मारना चाहता था तो अभिमा के पास भी इतना समय नहीं होगा कि वह उसे बचाने के लिए उसके शरीर पर कब्जा कर सके। हालांकि अर्जुन देव के भौतिक शरीर को देखते हुए यदि ये लोग अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो वे उन्हें एक प्रहार में नहीं मार पाएंगे। फिर भी वे उसे और चोटें पहुंचा सकते थे। उन्होंने कहा, ईमानदारी से बताओ कि क्या आप यादव कुल से हैं? यहां आपका उद्देश्य क्या है? अंकल वर्मा अर्जुन देव को पहली बार में पसंद नहीं करते थे। अर्जुन देव को दबाने के बाद उसने तुरंत उससे पूछताछ की। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और लापरवाही से युद्धपोत पर काश्तकारों को आकार दिया। 4 मार्शल संतों के अलावा वे सभी मार्शल सम्राट थे। उसने अनुमान लगाया कि यह कबीला रैंक 6 के बारे में था। कुनलुन महाद्वीप में उन्हें केवल तीसरे दर्जे का गुट माना जाएगा, जिसका वहां कोई प्रभाव नहीं होगा। वह मान सकता था कि यह भी स्वर्गीय तारों वाले महासागर में केवल एक छोटा सा कबीला था। बूढ़े आदमी के सवाल पर अर्जुन देव ने शांति से उत्तर दिया, बूढ़े सर, आपको क्यों लगता है कि मैं एक मार्शल सम्राट का यहाँ इंतजार करने का एक उद्देश्य है? मैं बस एक सवारी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे एक दे देंगे? इस बूढ़े आदमी ने आपको पहले ही पेशकश की थी। क्या आप बहरे हैं? अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बूढ़े सर को जवाब देने के लिए अपनी हरकतों का इस्तेमाल किया, फिर भी बूढ़े सर ने तलवारों और कृपाणों से मेरा स्वागत किया। इससे आपका क्या मतलब है? अर्जुन देव की बातों में कुछ भी गलत नहीं था, उनमें कोई छेद नहीं था। हालांकि अंकल वर्मा को लगता रहा कि अर्जुन देव के कुछ और ही मकसद हैं। यह देखकर कि अर्जुन देव वास्तव में सिर्फ एक मार्शल सम्राट थे, अंकल वर्मा ने अपना हाथ लहराया और कहा, उसे युद्धपोत से फेंक दो। उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है।
आसपास के लोगों ने तुरंत अपने हथियार उतार दिए और अर्जुन देव को बांध दिया। फिर वे विनम्रता के किसी भी संकेत के बिना उसे फेंकने के लिए तैयार हो गए। रुको, चूंकि हम एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए हम उसे बस एक सवारी दे सकते हैं। स्टारी क्लाउड आइलैंड पर पहुंचने के बाद हम उसे जाने दे सकते हैं। एक बार फिर युद्धपोत की पकड़ से सुखद आवाज आई। किसान रुक गए और अंकल वर्मा की ओर देखने लगे। अंकल वर्मा एक पल के लिए अपनी सांस के नीचे बुदबुदाए। हालांकि उनकी यंग मिस हमेशा दयालु रही थी। उसने अपना हाथ लहराया और कहा, उसके लिए दुकान में एक कमरा खाली करो। मैं आपको चेतावनी देता हूं, आप कमरे में रहना चाहते हैं और गड़बड़ नहीं करते हैं, अन्यथा मैं तुम्हें वापस समुद्र में फेंक दूंगा। अर्जुन देव ने धन्यवाद में मुट्ठी बांधकर सलामी दी। उन्हें वास्तव में ठीक से स्वस्थ होने के लिए एक शांत वातावरण की आवश्यकता थी। तो अंदर जाओ, अब यह आपका कमरा है। यदि कोई कारण नहीं है तो आप बाहर नहीं आना बेहतर होगा। मिहिर कबीले के 2 काश्तकारों ने अर्जुन देव को एक कमरे में ले जाया और जल्दी से जाने से पहले उन्हें चेतावनी दी। स्वाभाविक रूप से स्टोर रूम में साफ किया गया कमरा बहुत अच्छा नहीं था। एक साधारण बिस्तर के अलावा यह विविध वस्तुओं से भरा हुआ था जिन्हें दूर नहीं किया गया था। अर्जुन देव के माथे पर एक प्रकाश टिमटिमा गया। उसने अपनी चेतना के समुद्र में बर्फ की इच्छा को सक्रिय कर दिया और एक ठंडी हवा चली, जिससे कमरा साफ हो गया और साफ हो गया। उसके बाद उन्होंने इसे वापस ले लिया। अभी गड़गड़ाहट की अमर इच्छा अस्पष्ट और उपयोग करने में कठिन थी। केवल एक चीज जो वह स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था, वह बर्फ की इच्छा थी जिसे उसने पहले बहुत अधिक नहीं देखा था। आप कैसे हैं? सब कुछ ठीक है। अभिमा अमर आत्मा की अंगूठी से बाहर आई। फिर उसने एक हाथ से अर्जुन देव की कलाई पकड़ ली। पहले के दृश्य ने अभिमा को डरा दिया था। अर्जुन देव मुस्कुराए और अभिमा को अपनी चोटों की जांच करने दी। अच्छी बात है। आपको जल्दबाजी में लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा यदि आपने ऐसा किया तो आपके मेरिडियन की चोटों के साथ यह समस्याग्रस्त होगा। अभिमा ने अपना हाथ हटा लिया और राहत की सांस ली। ओह, वैसे हमें इस युद्धपोत पर क्यों चढ़ना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि आप वास्तव में... अभिमा ने मजाक करना शुरू कर दिया। जब उसने देखा कि अर्जुन देव ठीक है तो वह अपने पुराने सवा में लौट आई। यह कैसे हो सकता है? उसके सीने पर उसके कपड़ों के नीचे एक लटकन होना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे इसे 7 सिंहासनों में से एक से परिष्कृत किया गया हो। अभिमा ने सदमे में कहा, ऐसा नहीं हो सकता। यह बहुत अधिक संयोग है। अर्जुन देव ने गंभीरता से कहा, सबसे अधिक संभावना है कि ऐसा ही है। साइकिल बैनर में 3 सिंहासनों पर तीव्र प्रतिक्रियाएं थीं। जब तक मैं इसे देख सकता हूं, मुझे निश्चित रूप से पता चल जाएगा। 7 सिंहासन थे: नरसंहार, विनाश, बर्बादी, दर्द, शोक, निराशा और मृत्यु। अर्जुन देव ने पहले ही 3 संग्रह कर लिए थे: नरसंहार, मृत्यु और खंडहर। वह निराशा सिंहासन के ठिकाने को भी जानता था, जो दक्षिणी सागर में एक निषिद्ध भूमि में था। यदि पेंडेंट को वास्तव में सिंहासनों में से किसी एक से परिष्कृत किया गया था, तो यह या तो दुख, दर्द या विनाश होगा। अभिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, उस मामले में आपकी किस्मत वास्तव में बदल गई है। सी मोनार्क क्राउन का दुर्भाग्य पूरी तरह से चला गया है। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने कहा, मैं पहले अपनी चोटों का इलाज करूंगा। जाओ और पता करो कि यह स्वर्गीय तारों वाले महासागर का कौन सा भाग है। अपने आप को प्रकट मत करो। अभिमा मंद मुस्कुराई और उसकी आकृति चमक उठी, प्रकाश की किरण में बदल गई और दरवाजे में एक दरार से निकल गई। इस समय युद्धपोत के प्रमुख नियंत्रण कक्ष में घूंघट वाली मिस मो और अंकल वर्मा ने युद्धपोत के नवीनतम यात्री पर चर्चा की। अंकल वर्मा, आपकी राय में क्या उस व्यक्ति का 2 हत्याओं को चकमा देना एक संयोग था या इसमें और भी कुछ था? अंकल वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह निश्चित रूप से एक संयोग है। तकनीक और निर्णय के मामले में इस तरह की सटीक चकमा इतनी सटीक है कि मैं भी ऐसा नहीं कर सकता।
एक महत्वहीन मार्शल सम्राट कैसे सक्षम हो सकता है? क्या ऐसा है? मिस मो की आंखों में संदेह का भाव चमक उठा। हालांकि वह इस समस्या पर नहीं रुकी। वह आगे बढ़ती कहती हैं, यादव कबीले के लोग अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। पुरुषों से कहो कि वे अपना गार्ड न छोड़े। हम तब तक बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकते जब तक कि हम स्टारी क्लाउड आइलैंड पर नहीं पहुंच जाते। इस बूढ़े आदमी की अपनी योजनाएं हैं। यंग मिस को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चिंता नहीं कर सकता। इस यात्रा पर हमारे लिए पर्याप्त चक्रीय उल्का लोहे को ढूंढना कठिन था। अगर कुछ भी होता है तो हम सिटी लॉर्ड के मिशन को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। परिणाम भयानक होंगे। मैं पुरुषों को और अधिक सतर्क रहने के लिए कहूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें। अंकल वर्मा कंट्रोल रूम से बाहर निकल गए, केवल मिस मो को अंदर छोड़ दिया। मिस मो ने जोर से भौहें चढ़ा दी क्योंकि उन्होंने अर्जुन देव के दृश्य को आसानी से चकमा दे दिया था, जैसे कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी। वह अपने आप से बुदबुदाया, वह व्यक्ति आत्मविश्वास और एक वापस ले लिया हुआ तीक्ष्णता विकीर्ण करता है। यह बिल्कुल भी संयोग की तरह नहीं लग रहा था। फिर जब उसे अर्जुन देव की तिक्ष्ण निगाहों की याद आई तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वह बस इस व्यक्ति को गंभीरता से नहीं ले सकती थी। भले ही वह मजबूत था, वह सिर्फ एक लंपट था। युद्धपोत पर 7 दिनों के बाद अर्जुन देव के घायल मेरिडियन ज्यादातर ठीक हो गए थे। उसे अब क्विंटेसेंस को प्रसारित करने और लड़ने में कोई समस्या नहीं थी। अभिमा की गुप्त जांच से उसे आखिरकार पता चला कि वह किस समुद्री क्षेत्र में था और इसे क्या कहा जाता था, जिससे मिहिर कबीला किस तरह का गुट था, इसकी एक मोटी समझ हासिल हुई। खुद को बेनकाब न करने के लिए जब अभिमा ने जानकारी की तलाश की तो वह केवल युद्धपोत पर काश्तकारों की बातचीत सुन सकती थी। उसने जो जानकारी प्राप्त की थी वह अधूरी थी। हालांकि इसके माध्यम से और अर्जुन देव के पास जो नक्शा था, वे अभी भी अपने वर्तमान स्थान का पता लगाने में कामयाब रहे। वे बिखरे हुए बादल सागर में थे, जो दक्षिणी सागर और उत्तरी सागर के बीच एक छोटा सा स्वतंत्र समुद्री क्षेत्र है। इस क्षेत्र में एक और 7 समान क्षेत्र थे: ब्रोकन क्लाउड सी, अव्यवस्थित क्लाउड सी, सेपरेटेड क्लाउड सी, स्काई क्लाउड सी, कनेक्टेड क्लाउड सी, फ्रॉस्ट क्लाउड सी और फॉग क्लाउड सी। सामूहिक रूप से इन 8 समुद्री क्षेत्रों को क्लाउड सी डोमेन के रूप में जाना जाता था। अन्य समुद्री डोमेन की तुलना में क्लाउड सी डोमेन बहुत छोटा था। हालांकि यह देवलोक डोमेन से बहुत छोटा नहीं था, जहां से अर्जुन देव आए थे। इसका कारण उजाड़ समुद्र की विशालता थी, जिसकी तुलना महाद्वीप शायद ही कर सकता था। अर्जुन देव जिस बिखरे हुए बादल सागर में थे, उसका क्षेत्रफल कम से कम 1 दर्जन प्रांतों के बराबर था। इसमें हजारों द्वीप थे। मिहिर वंश वैसा ही था जैसा अर्जुन देव ने अनुमान लगाया था। यह रैंक 6 का कबीला था और उपकरणों को परिष्कृत करने के लिए प्रसिद्ध था। बिखरे हुए बादल सागर के भीतर यह एक बड़ा गुट था। यह मिहिर कबीला वास्तव में प्रसिद्ध है। इसके अलावा मिहिर कबीले की पहली युवा मिस मनीफ मिहिर क्लाउड सी डोमेन की शीर्ष सुंदरता है। वह दक्षिणी सागर और उत्तरी सागर में भी प्रसिद्ध है। प्रतिभाशाली युवा अक्सर उनसे मिलने आते हैं। अभिमा ने अर्जुन देव की ओर शरारती दृष्टि से देखा। उसके शब्दों के पीछे का अर्थ स्पष्ट था। सुंदरता? वह कितनी सुंदर हो सकती है? क्या मैंने पर्याप्त सुंदर लड़कियां नहीं देखी हैं? अर्जुन देव को सच में कोई परवाह नहीं थी। उन्हें मिहिर कबीले की ताकत और इस समुद्री क्षेत्र के शिखर विशेषज्ञों की ताकत की चिंता थी। हालांकि मिहिर कबीले के काश्तकारों की जासूसी से ही ऐसी जानकारी का पता लगाना मुश्किल था। बाहर जाना और उनके साथ व्यक्तिगत रूप से चैट करना अभी भी सबसे अच्छा था। तभी उसे और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। बैंगनी युद्धपोत बहुत बड़ा था और इसका आंतरिक भाग बेहद विशाल था। इसके अलावा अतिथि कक्षों और स्टोर रूम के अलावा इसमें मनोरंजन कक्ष थे, जिनमें से सबसे लोकप्रिय एक सराय थी। मधुशाला के अंदर मिहिर कबीले के काश्तकारों के अलावा कई अन्य ढीले किसान थे जिन्हें मिहिर कबीले ने काम पर रखा था, और साथ ही ऐसे किसान भी थे जो अर्जुन देव की तरह सवारी कर रहे थे। स्वर्गीय तारों वाले महासागर पर युद्धपोत वास्तव में महाद्वीप के युद्धपोतों से बहुत अलग थे।
उदाहरण के लिए महाद्वीप के युद्धपोतों के पास शायद ही कभी मधुशाला जैसी हलचल भरी जगह होगी जिसमें अर्जुन देव ने प्रवेश किया था। मधुशाला में सजावट बहुत उत्तम थी और अन्य स्थानों के शोरगुल वाले वातावरण के विपरीत वातावरण सुरुचिपूर्ण था। आखिर यह मिहिर कबीले का मधुशाला था। यहाँ पीने वाले काश्तकारों ने अपने कर्तव्यों में हस्तक्षेप से बचने के लिए खुद को नियंत्रित किया। जैसे ही अर्जुन देव ने अंदर कदम रखा, कई निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं। उसके बाद मधुशाला में धीमी फुसफुसाहट शुरू हो गई। वह एक है। 7 दिन पहले जब 2 बुजुर्गों ने हमला किया तो उसने भूत की तरह उन पर हमला किया। ऐसा नहीं हो सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा दिखता हूं, वह केवल एक मार्शल सम्राट है। वह 2 मार्शल संतों के हमलों को आसानी से कैसे बचा सकता था? यह वास्तव में ऐसा ही है। हालांकि स्टीवर्ट वांग ने कहा कि यह एक संयोग था। दोनों बुजुर्ग लापरवाह थे और उन्हें फिसलने दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह भी एक संयोग है, अन्यथा यह बहुत चरम है। अर्जुन देव ने इन चर्चाओं को नजरअंदाज कर दिया और सीट लेने से पहले एक खाली टेबल ढूंढ ली। उसने एक वेटर को बुलाया और पूछा, आपके पास कौन सी अच्छी शराब है? मेरे लिए एक फ्लास्क लाओ। वेटर भी मिहिर कबीले का था। वह मुस्कुराया और कहा, बोर्ड पर अच्छी शराब की बात करते हुए, स्वाभाविक रूप से यह 1000 साल की लौ होनी चाहिए जिसे हमारे कबीले की यंग मिस ने व्यक्तिगत रूप से खुद बनाया था। 1000 साल की लौ? क्या अजीब नाम है। तो फिर मेरे लिए एक फ्लास्क लाओ। अर्जुन देव ने आह भरी। 1000 ईयर फ्लेम नाम ने उनकी रुचि को जगाया। 1000 साल की लौ का अर्थ आसानी से समझा जा सकता था, एक लौ जो 1000 साल तक नहीं बुझती थी। हालांकि किस प्रकार की शराब को 1000 वर्ष की लौ कहा जाएगा? है मेरे दोस्त, मैं बस इसके बारे में बात कर रहा था। मुझे संदेह है कि आप इसे वहन कर सकते हैं। इसके अलावा यह शराब कप द्वारा चार्ज की जाती है, फ्लास्क से नहीं। वेटर ने अर्जुन देव को कुछ तिरस्कार की दृष्टि से देखा। 1000 साल की लौ आमतौर पर मार्शल ऋषियों को परोसी जाती थी। कोई व्यक्ति जो मार्शल सेज नहीं था, वह आमतौर पर इसे वहन करने में सक्षम नहीं होगा। मधुशाला में मिहिर कबीले के अन्य किसान सभी जोर से हंसे, अर्जुन देव का मजाक उड़ाते हुए कि वे एक देशी बम्पकिन हैं जिन्होंने दुनिया नहीं देखी थी। हालांकि जब वेटर ने ऐसा कहा तो अर्जुन देव को और भी दिलचस्पी हो गई। एक कप के लिए कितना? 1000 सूक्ष्म सिक्के। यह बहुत महंगा नहीं है। मेरे लिए 10 कप लाओ। हुआंग डांग। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और 100 काले सूक्ष्म सिक्के मेज पर फेंक दिए। इससे पहले कि सभी की हंसी फीकी पड़े, उन्होंने अचानक यह दृश्य देखा जिससे उनकी आंखें खुली रह गईं और उनकी मुस्कान जम गई। काले सूक्ष्म सिक्के। अर्जुन देव ने जो निकाला वह वास्तव में काले सूक्ष्म सिक्के थे। इसके अलावा उन्होंने बिना किसी परवाह के 100 ब्लैक एस्ट्रल सिक्के नीचे फेंकते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा किया। यह 10,000 सूक्ष्म सिक्के थे। 10,000 सूक्ष्म सिक्के। एक मार्शल सम्राट के लिए यह एक बहुत बड़ी राशि थी। साधारण अवरग्रेड मार्शल सम्राटों को इतनी राशि अर्जित करने से पहले 1 महीने तक कड़ी मेहनत करनी होगी। वेटर ने काले सूक्ष्म सिक्कों की जांच की और तुरंत उन्हें ध्यान से दूर रख दिया। उसका दिल खुशी से भर गया। काले सूक्ष्म सिक्कों में सूक्ष्म लोहे की गुणवत्ता साधारण सूक्ष्म सिक्कों की तुलना में बहुत बेहतर थी। गुप्त खजाने को परिष्कृत करने के लिए मिहिर कबीला हर साल उच्च कीमतों पर काले सूक्ष्म सिक्कों के लिए बड़ी मात्रा में सूक्ष्म सिक्कों का आदान प्रदान करेगा। यदि वेटर ने 100 काले सूक्ष्म सिक्के दिए तो वह कबीले में महत्वपूर्ण योगदान देगा। 10 कप 1000 साल की लौ। मैं उन्हें तुरंत लाऊंगा। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। वेटर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। वह जल्द ही एक सर्विंग प्लेट लेकर आया और मेज पर 10 पारभासी बैंगनी क्रिस्टलीय कप सेट कर दिए। कप में शराब चमकदार लाल थी। शराब ज्यादा नहीं थी, जो जलते हुए खून के झुरमुट की तरह लग रही थी। शानदार बैंगनी क्रिस्टलीय कप के साथ इसने एक भ्रामक अनुभव दिया। बैंगनी क्रिस्टलीय कप अर्जुन देव के पिछले जीवन के प्याले से मिलते जुलते थे। हालांकि वे अधिक सुरुचिपूर्ण और घमंडी लग रहे थे।
क्या आपके कबीले की यंग मिस ने भी इन कपों को डिजाइन किया था? अर्जुन देव ने पूछा। चूंकि वह अपने कबीले की यंग मिस के बारे में बात कर रहा था, वेटर ने गर्व से उत्तर दिया, यह स्वाभाविक है। आप बल्कि भाग्यशाली हैं। हमारे कबीले की यंग मिस बहुत प्रतिभाशाली है। चाहे वह शराब बनाना हो, गुप्त खजाने को परिष्कृत करना हो, जीथर बजाना हो, ड्राइंग करना हो, संरचनाएं बिछाना हो या अटकल लगाना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सकती। वास्तव में आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप इस सराय में 1000 साल की लौ खरीद रहे हैं। यदि आप कहीं और जाते हैं तो यह शराब 10 गुना अधिक महंगी होगी। यहां तक कि अगर आपके पास पैसे थे तो आप इसे पीने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। 10 गुना अधिक महंगा? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि एक कप 1000 सूक्ष्म सिक्कों के लायक होगा? अर्जुन देव कीमत पर काफी हैरान थे। यदि वह एक वर्ष के लिए हर दिन 10 कप खरीदता है तो यह लगभग 4 मिलियन सूक्ष्म सिक्कों तक आ जाएगा। हालांकि इसके बारे में सोचकर अर्जुन देव मन ही मन मुस्कुरा दिए। यह बहुत यथार्थवादी नहीं था क्योंकि शराब बनाना कोई साधारण बात नहीं थी। इसकी कुछ सीमाएं होनी चाहिए। उसने शराब की सावधानीपूर्वक जांच की। यह खून की तरह लाल रंग का था। हालांकि यह वास्तविक रक्त से बहुत अलग था और इसमें कोई घृणा नहीं थी। इससे उसे जो एहसास हुआ वह एक नशीले लाल रंग की तरह था। यह आकर्षक रूप से सुंदर लग रहा था। साफ पानी की तरह नाजुक, खून की तरह चमकीला और ताजा। हालांकि शराब में कुछ और लग रहा था, इसे तुरंत पिया नहीं जा सकता था। अर्जुन देव ने शराब का कप उठाया और शराब को इधर उधर घुमाया। बुलबुले के साथ शराब से सुनहरी रोशनी के छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे थे। जल्द ही उन्होंने पूरा कप भर दिया। बूम! शराब के कप से एक सुनहरी लौ उठी और एक प्रसिद्ध पवित्र जानवर गोल्डन क्रो में बदल गई। वह मधुशाला में चिल्लाया, चारों ओर उड़ गया। दिलचस्प! अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं और उन्होंने लयबद्ध तरीके से अपनी उंगलियों से मेज पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। जल्द ही अन्य 9 कपों में 1000 साल की लौ भी धीरे धीरे घूमने लगी। पैंग! 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 आग की लपटों के 9 झुरमुट शराब के कपों से बाहर निकले, जो धधकते सूरज की तरह लग रहे थे। एक पल में कुछ हद तक मंद मधुशाला में चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी, जिससे वह रोशन हो गई। 10 सुनहरे कैवे मधुशाला में एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, जिससे 10 जुड़े हुए सूर्यों का एक अजीब दृश्य बन गया। शानदार दृश्य ने सभी को चौंका दिया। ये लोग मूल रूप से अर्जुन देव को अपना मजाक बनाते हुए देखने के लिए तैयार थे। 1000 साल की लौ को सीधे पिया नहीं जा सकता था और पहले थोड़ी देर के लिए इधर उधर घुमाने की जरूरत थी। अन्यथा यदि कोई इसे एक सांस में पी लेता है तो आंतरिक आग को बुझाना मुश्किल होगा। हालांकि इससे कई समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन किसी का शरीर तुरंत प्रज्वलित हो जाएगा। किसी के सभी कपड़े और बाल जल जाते थे, जिससे एक तमाशा बन जाता था। अंत में अर्जुन देव ने न केवल खुद को मूर्ख नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने 10 जुड़े हुए सूर्यों का एक शानदार दृश्य भी प्रस्तुत किया, जो इतना चकाचौंध कर रहा था कि आसपास के किसान अपनी आंखें नहीं खोल सकते थे। गोल्डन कौवे चिंगारी में बदल गए और धीरे धीरे बिखर गए, मधुशाला को अपनी पिछली स्थिति में लौटा दिया। अर्जुन देव, जो पीने की तैयारी कर रहा था, ने हवा की ओर देखा और लापरवाही से भौहें चढ़ा दी। उसने अपना बायां हाथ पीछे खींच लिया और मेज के नीचे फैला दिया। एक कमजोर चूषण दिखाई दिया और बिना किसी को देखे हवा में सभी बिखरने वाली चिंगारियों को इकट्ठा कर लिया। दोस्त, आप इस शराब को पहले से ही पी सकते हैं। वेटर शर्मिंदगी से मुस्कुराया। स्पष्ट रूप से उन्हें चिंता थी कि अर्जुन देव उन्हें चेतावनी नहीं देने के लिए दोषी ठहराएंगे। जब अर्जुन देव ने सभी चिंगारियों को इकट्ठा कर लिया तो उनके बाएं हाथ में एक चमकदार सुनहरी लौ दिखाई दी। उस पल में उसने अपनी 5 अंगुलियों को भींच लिया, किसी भी प्रकाश को बाहर नहीं निकलने दिया। अभिमा, ऐसा लगता है कि इस मिहिर कबीले की यंग मिस सिर्फ एक सुंदर महिला नहीं है। इतनी परवाह क्यों? जल्दी से इसे पी लो। यहां तक कि मुझे भी इस 1000 साल की लौ को पहले से ही पीने का मन करता है। जल्दी से इसे पी लो। इसे पियो और मुझे बताओ कि इसका स्वाद कैसा है।
अभिमा अर्जुन देव से आग्रह करती रही, शराब के कप को घूरती रही। अर्जुन देव असहाय होकर मुस्कुराया। वह भी ठीक है, मैं पहले पीऊंगा। वह वास्तव में जानना चाहता था कि 1000 ईयर फ्लेम नामक शराब का स्वाद भी कैसा है। अर्जुन देव ने एक कप उठाया और एक ही बार में निकाल दिया। अपने उग्र नाम के विपरीत यह शराब ठंडी और ताज़ा थी। उसके पूरे शरीर में ठंड की सनसनी फैल गई। यह ठंड का एहसास अंदर से बाहर तक शुरू हुआ, मानो अर्जुन देव उसी पल में बर्फ की गुफा में गिर गए हों। इस तरह के एक चरम परिवर्तन ने उसके पूरे शरीर को उत्तेजित कर दिया, जिससे वह कांप उठने लगा। ठंड की अनुभूति बहुत तेज थी, शराब की शुरुआती सुगंध पर हावी हो रही थी। जैसे ही कोई शराब का स्वाद भूल गया, वह धीरे धीरे वापस आ गया और पूरे शरीर में व्याप्त हो गया। नशीली खुशबू कोमल आग के झुरमुट की तरह थी, धीरे धीरे उसके शरीर के माध्यम से आगे बढ़ रही थी और धीरे धीरे भीतर की हड्डी को ठंडा करने वाली अनुभूति को खत्म कर रही थी। आग न तो जल्दबाजी में थी और न ही धीमी थी। जैसे ही इसने अर्जुन देव के शरीर में ठंड को खत्म किया, नशीली सुगंध ने धीरे धीरे दिल को जीत लिया। यह चरम पर आनंद था। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके, लेकिन संतुष्टि में पीछे झुक गए। जैसे ही उसके दाहिने हाथ ने भ्रामक बैंगनी क्रिस्टलीय शराब के कप को पकड़ लिया, उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। ठंड और आग के बीच की लड़ाई में बहुत लंबा समय लग रहा था। जब तक सारी ठंड पूरी तरह से खत्म हो गई, तब तक ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो, चरम संतुष्टि तक पहुंच गई हो। 1000 साल की लौ का यह झुरमुट ऐसा लग रहा था जैसे यह 1000 साल तक जलता रहा, कभी नहीं बुझता। पल भर में ठंड की सनसनी पूरी तरह से गायब हो गई। लौ अपने चरम पर पहुंच गई, एक बड़ी ऊंचाई। लौ भयंकर रूप से जल रही थी, महीन शराब का प्रभाव पूरी तरह से फूट रहा था। अर्जुन देव को अत्यधिक संतुष्टि महसूस हुई, क्योंकि पसीना उनके कपड़ों में प्रवेश कर रहा था, जिससे वह पूरी तरह से भीग गए थे। यह शराब के एक आदर्श कप की तरह था। अपनी आधी नशे में अर्धशांत अवस्था में अर्जुन देव ने पाया कि उनकी चेतना के समुद्र में बर्फ की इच्छा चुपचाप मजबूत हो गई है। यह ऐसा था जैसे बर्फ की इच्छा किसी प्रकार के तड़के से गुजर गई हो, जिसमें काफी सुधार हुआ हो। उसकी चेतना के समुद्र में एक ठंडक फैल गई, जिससे वह शांत रह सके और शराब को उसे बाहर निकालने से रोक सके। बढ़िया शराब। यह वास्तव में 1000 साल की लौ के अपने नाम का हकदार है, अर्जुन देव ने कहा, खुद को रोकने में असमर्थ। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसका चेहरा लाल हो गया, जैसे वह नशे में हो। वेटर हंसा, हा। यह स्वाभाविक है। आखिरकार हमारे कबीले की यंग मिस ने व्यक्तिगत रूप से इस 1000 साल की लौ को बनाया। यहां तक कि अगर बाहरी लोग शराब बनाने की विधि जानते थे, तो वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। दरअसल किसी और के पास वैसी परिस्थितियां नहीं हैं जैसी वह करती हैं। यहां तक कि सबसे अच्छा शराब बनाने वाला भी ऐसा नहीं कर पाएगा, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। उसने अपना सिर उठाया और वेटर की ओर देखा। फिर उसने 1000 साल की लौ के शेष 9 कप को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वेटर ने स्पष्ट रूप से उसे धोखा दिया था। जब अधिकांश लोग 1000 साल की लौ पीते थे, तो वे एक कप के साथ नशे में गिर जाते थे। जो लोग 3 पी सकते थे, उन्हें हीरो माना जाता था। यहां तक कि एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल ऋषि भी 10 कप के बाद खत्म हो जाएगा। आम लोग एक बार में 10 कप 1000 साल की लौ नहीं खरीदेंगे। वेटर ने इस बात का फायदा उठाया कि अर्जुन देव एक बाहरी व्यक्ति था, उसे इस बात की जानकारी नहीं दी। हालांकि यह इस वजह से था कि अर्जुन देव ने कुछ रहस्यों की खोज की, रहस्य जिनमें उनकी बहुत रुचि थी। इसके अलावा अगर वह 100 कप भी पी ले, तो भी वह ठीक हो जाएगा। वेटर की भयभीत निगाहों से पहले अर्जुन देव ने एक के बाद 1000 साल की लौ के शेष 9 कप नीचे गिरा दिए, उन सभी को एक ही बार में खत्म कर दिया। फिर उसने अपनी चेतना को अपने शरीर में डुबो दिया और ध्यान से देखा। उसने पाया कि उसने पहले जो महसूस किया वह भ्रम नहीं था। बर्फ की उसकी इच्छा वास्तव में मजबूत होती जा रही थी। 1000 साल की लौ के 9 कप की उत्तेजना के तहत परिवर्तन और भी अधिक स्पष्ट थे। अर्जुन देव को खुशी से छुए बिना नहीं रह सका। यह प्रभाव वास्तव में अप्रत्याशित था। उसने तुरंत पूछा,
क्या आपके पास अभी भी 1000 साल की लौ है? मेरे लिए 1 और 10 कप लाओ। वेटर कुछ स्तब्ध रह गया। उसने केवल लंबे समय के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त की, शर्मिंदगी से मुस्कुराया। सर की शराब की क्षमता वास्तव में चौंकाने वाली है। मैंने कई वर्षों तक इस सराय में काम किया है और मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा है जो 3 कप से अधिक नीचे रख सकता हो। उन्होंने कहा, हालांकि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम पहले ही बाहर भाग चुके थे। आपने जो खरीदा वह आखिरी 10 कप था। हम इसे फिर से तभी बेचेंगे जब हमारी यंग मिस और अधिक गाढ़ा करने के मूड में होगी। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था। अर्जुन देव ने पाया कि 10 कप 1000 साल की लौ की सहायता से उनकी बर्फ की इच्छा लगभग छोटी पूर्णता के करीब पहुंच गई। नोट: अध्याय में इसने कहा, वह लंबे समय से खोया हुआ आइस इमोर्टल पर्ल है। किंवदंती कहती है कि यह अमर युग का खजाना है। इसे परिष्कृत करने के बाद कोई भी तुरंत बर्फ की एक महान पूर्णता की इच्छा को समझ सकता है। हम अनुमान लगाते हैं कि महान पूर्णता का हिस्सा किंवदंती का सिर्फ एक हिस्सा था, जो पूरी तरह से सच नहीं था। इससे पहले कोई संकेत नहीं मिला था कि अर्जुन देव ने बर्फ की एक महान पूर्णता इच्छा को समझा था। एक और कप के साथ वह बर्फ की अपनी इच्छा को छोटी पूर्णता तक आगे बढ़ाने में सक्षम होगा, जिससे उसे कई साल बचेंगे। मधुशाला के अन्य किसान अर्जुन देव द्वारा एक ही बार में 10 कप 1000 साल की लौ पीने से हैरान थे। अविश्वसनीय। अगर उसकी मार्शल मोनार्क खेती के लिए नहीं, तो मैं उसे किसी बड़े शॉट के लिए ले जाता। मैंने सुना है कि उन प्रतिभाशाली युवाओं की पहली शर्त जो अकेले यंग मिस से मिलना चाहते हैं, वे 3 कप 1000 ईयर फ्लेम पीना है। क्लाउड सी डोमेन की कई उत्कृष्ट प्रतिभाएं जो अवरग्रेड मार्शल ऋषि तक उन्नत हुईं, उन्होंने पहले से ही 3 कप पीने की हिम्मत भी नहीं की, जिससे वे सभी बहुत उदास हो गए। यह आदमी एक बार में 10 कप पी सकता है। यह अनसुना है। मुझे आश्चर्य है, मिस मो क्या करेगी? तो क्या हुआ अगर वह ऐसा कर सकता है? वह सिर्फ एक अवरग्रेड मार्शल सम्राट है। वह हमारी तुलना भी नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि वह क्लाउड सी डोमेन के प्रतिभाशाली युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है? थोड़ी देर बाद मधुशाला में सभी प्रकार के ईर्ष्यापूर्ण और तिरस्कारपूर्ण शब्द सुनाई देने लगे। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अगर वह चाहता भी तो कुछ नहीं कर सकता था। 10 कप 1000 साल की लौ के बाद उसके पैर नरम हो गए थे। अगर बर्फ की इच्छा नहीं होती तो वह पहले ही गिर गया होता। यंग मास्टर कुमार यहाँ है। असाधारण आभा वाले 2 बूढ़े आदमी, कढ़ाई वाले कपड़े पहने हुए, जो दरवाजे के बाहर खड़े थे, धीरे धीरे मधुशाला में चले गए। मिहिर कबीले के काश्तकारों ने तुरंत उन पर ध्यान दिया। मिहिर कबीले के सभी साधक खड़े हो गए और सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया। उनमें से कुछ मिहिर कबीले के बुजुर्ग भी थे जो मार्शल ऋषि थे और मिहिर कबीले में असाधारण स्थिति रखते थे। यह युवा मास्टर कुमार इतनी कम उम्र में पहले से ही एक हीन ग्रेड मार्शल ऋषि था। एक नज़र से यह स्पष्ट था कि वह क्लाउड सी डोमेन का एक प्रतिभाशाली युवा था। यहाँ तक कि इस युवा मास्टर कुमार की ओर से 2 नौकर भी शिखर मार्शल सम्राट थे, जिससे पता चलता है कि उनका कबीला असाधारण था। अर्जुन देव ने दूर देखने से पहले एक नज़र से इस युवा मास्टर कुमार को आकार दिया। फिर जब बाकी सभी विचलित थे, अर्जुन देव से दूर देखते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपने कसकर जकड़े हुए बाएं हाथ को आराम दिया। अर्जुन देव की आंखों के सामने बर्फ का एक घनाभ टुकड़ा दिखाई दिया, जो उस सुनहरी रोशनी को अंदर से सील कर रहा था और उसकी चमक को ढक रहा था। फिर भी इतनी नज़दीकी दूरी पर वह अभी भी सूरज की अत्यधिक गर्मी महसूस कर सकता था। बस थोड़ी सी लपटें वास्तव में ऐसी भावना दे सकती हैं। अगर इस लौ का एक बड़ा झुरमुट होता तो यह कितना शक्तिशाली होता। अभिमा, आप समझ सकते हैं कि यह क्या है ना? अमर आत्मा की अंगूठी में मौजूद अभिमा ने खुशी से कहा, यह सौर सच्ची लौ है। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, इसमें मेरी पर्पल थंडर ट्रू फायर से भी अधिक यंग ऊर्जा है। यह मिहिर कबीले की यंग मिस सरल नहीं है। उसके पास शायद सोलर ट्रू फ्लेम की ओरिजिन फ्लेम है। मिहिर कबीले की ताकत को देखते हुए वे स्पष्ट रूप से सौर सच्ची लौ के लिए एक लौ बीज प्राप्त नहीं कर सकते थे।
अर्जुन देव को लगा कि अगर वह अर्ध सम्राट भी होते तो भी वह चिलचिलाती धूप में घुसने की हिम्मत नहीं करते। रैंक 6 कबीले के लिए ऐसा कारनामा और भी असंभव होगा। तो मनीष मिहिर पर सोलर ट्रू फ्लेम केवल उनके पूर्वजों से विरासत में मिली हो सकती थी। इस मिस मिहिर ने वास्तव में खुद को अच्छी तरह से छुपाया। यदि गोल्डन कौवे उड़ते हुए 10 जुड़े हुए सूर्यों का दृश्य नहीं बनाते हैं जो अर्जुन देव के ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन में गोल्डन क्रो अंडे के साथ प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, तो उनकी क्षमताओं को देखते हुए उन्होंने इसकी खोज नहीं की होती। इस 1000 साल की लॉ के निर्माण में यह मिस मिहिर सोलर ट्रू फ्लेम में जुड़ गई। हालांकि यह शराब वास्तव में एक दुर्लभ मनोरम शराब थी। प्राचीन काल से विशेषज्ञों ने शायद वाइन बनाने जैसी छोटी चीज के लिए सोलर ट्रू फ्लेम का उपयोग करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। 1000 साल की लौ अर्जुन देव की बर्फ की इच्छा को भी बढ़ा सकती है। कारण स्पष्ट नहीं था, लेकिन वह निश्चित था कि इसका सोलर ट्रू फ्लेम वाली 1000 साल की लौ से कुछ लेना देना था। अभिमा ने हंसते हुए कहा, यह यंग मिस आपकी लकी स्टार है। आपके गोल्डन क्रो अंडे को अब फूटने का मौका मिला है। यह मुश्किल होने जा रहा है। मेरी वर्तमान ताकत के साथ, यहां तक कि मेरे भौतिक शरीर की ताकत के साथ, पूरे रैंक 6 कबीले से निपटना मुश्किल होगा। इसके अलावा इस कबीले में कुछ छिपे हुए साधन हो सकते हैं। जबरन छीनने से निश्चित रूप से काम नहीं चलेगा। मुझे भी यह तरीका पसंद नहीं है। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। उन्हें लगा कि यह मामला बहुत पेचीदा है। उन्होंने जारी रखा, अगर हमने आदान प्रदान करने के लिए कुछ उपयोग करने की कोशिश की, तो यह भी उल्लेख न करें कि दूसरा पक्ष तैयार है या नहीं। पर्याप्त ताकत के बिना, एक बार खजाना प्रकट हो जाने के बाद, वे दुर्भावनापूर्ण इरादे विकसित कर सकते हैं। यदि एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज के खजाने को ले जाने वाले मार्शल सम्राट ने दूसरों के साथ लेन देन करने की कोशिश की, तो परिणामों की कल्पना करना आसान होगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम इस कदम को कदम दर कदम उठाएंगे। हाथ में अधिक जरूरी मामला मेरी ताकत को पुनः प्राप्त करना है। हमें पहले उस वेटर से क्लाउड सी डोमेन की स्थिति के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। अर्जुन देव ने वेटर को फिर से बुलाया। उसे कुछ लाभ देने के बाद वह जानकारी प्राप्त करने में कामयाब रहा जो उसने मांगी थी। बिखरे हुए बादल सागर का शासक बिखरे हुए बादल शहर का स्वामी था, जो एक अर्ध सम्राट था। क्षेत्र के हजारों द्वीपों ने हर साल शैटर्ड क्लाउड सिटी में उन्हें एक बड़ी श्रद्धांजलि अर्पित की। क्लाउड सी डोमेन में अन्य समुद्री क्षेत्रों की स्थितियां कमोबेश समान थीं, जिन पर एक अर्ध सम्राट का शासन था। हालांकि बिखरे हुए बादल सागर का मिहिर कबीला केवल रैंक 6 कबीला था, लेकिन उन्होंने परिष्कृत करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। स्थिति और प्रभाव के मामले में वे कई रैंक 7 संप्रदायों की तुलना में बहुत मजबूत थे। इस बार मिहिर कबीले ने बिखरे हुए क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड से अपने बेटे के लिए एक ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने को परिष्कृत करने का वादा किया। इसलिए यह विशेष रूप से सामग्री की खोज के लिए समुद्र में चला गया। अर्जुन देव को कुछ अन्य विविध जानकारी भी मिली। सब कुछ सुनने के बाद उसने जाने का इरादा किया। हालांकि जब वह मुड़ा, तो उसने उस युवा मास्टर कुमार का ध्यान आकर्षित किया। युवा मास्टर कुमार की निगाहें शत्रुतापूर्ण थीं, जैसे कि वह अर्जुन देव के मुड़ने की प्रतीक्षा कर रहे हों। अर्जुन देव को कोई परेशानी नहीं मची, इसलिए वह जाने लगे। जब वह उस यंग मास्टर कुमार के पास से गुजरा, तो यंग मास्टर कुमार ने कहा, मैंने सुना है कि आपने एक ही बार में 10 कप 1000 साल की लौ पी ली थी। शराब के लिए आपकी क्षमता चौंकाने वाली है। मुझे इसका रहस्य बताओ। यह सिर्फ पी रहा है, हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है। इसमें कोई रहस्य नहीं है, अर्जुन देव ने जल्दी से कहा और अपना प्रस्थान फिर से शुरू किया। हालांकि युवा मास्टर कुमार के 2 नौकरों ने आगे का रास्ता रोक दिया। युवा मास्टर कुमार ने शराब का प्याला अपने हाथ में रखा और शांति से कहा, क्या मैंने कहा था कि आप जा सकते हैं? मैं तुम्हें 3000 काले सूक्ष्म सिक्के दूंगा। मुझे रहस्य बताओ। यंग मास्टर कुमार के बोलने के बाद पूरे मधुशाला में मूल रूप से शांत वातावरण उत्तेजित हो गया। मैंने सुना है कि यंग मास्टर कुमार हमेशा यंग मिस से अकेले मिलना चाहते थे। हालांकि वह 3 कप 1000 साल की लौ पीने की शर्त को साफ नहीं कर सका। यह अजनबी वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है।
युवा मास्टर कुमार हमारे बिखरे हुए बादल सागर के सबसे मजबूत युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों में से एक है। क्लाउड सी डोमेन के भीतर भी वह शीर्ष 20 में रैंक करता है। अधिक लो प्रोफाइल होना सबसे अच्छा है। वह स्पष्ट रूप से केवल एक मार्शल सम्राट है, फिर भी उसने इस तरह दिखावा किया। उसके लिए दुर्भाग्य न होना असंभव है। मिहिर कुल के सभी साधक अर्जुन देव को सहानुभूति की दृष्टि से देखते थे। अवर ग्रेट मार्शल ऋषि यंग मास्टर कुमार के खिलाफ एक मार्शल सम्राट, परिणाम स्पष्ट था। सामने वाले दो चोटी के मार्शल मोनार्क नौकरों ने अर्जुन देव को ठंड से देखा जैसे कि वे उनसे श्रेष्ठ हों। बव्वा, हमारे यंग मास्टर ने आपको रहस्य सौंपने के लिए कहा था, इसलिए बस इसे सौंप दें। हमने आपको चेहरा दिया, लेकिन आपने मना कर दिया। ऐसा लगता है कि जब तक आप अपनी कब्र नहीं देख लेते, तब तक आपको पछतावा नहीं होगा। उसे मारो। बड़े आंकड़े के साथ दाईं ओर के नौकर ने युवा मास्टर कुमार द्वारा उसे दिया गया रूप देखा। इसलिए उन्होंने हाथ उठाकर अर्जुन देव पर एक थप्पड़ मारा। इस नौकर की सर्वोत्कृष्टता बढ़ गई और उसके दाहिने हाथ पर एक लौ जल उठी। अगर यह थप्पड़ उतरता है तो यह हाथ के निशान छोड़ने जितना आसान नहीं होगा। मिहिर कबीले के काश्तकारों ने ठंडी हवा की सांस ली। यह हमला अब बहुत ज्यादा हो गया था। भले ही अर्जुन देव ने यंग मास्टर कुमार को रहस्य न दिया हो, लेकिन इतना निर्दयी होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनकी साधना के बिना ऐसा लग रहा था कि सभी ने सोचा था कि वे अर्जुन देव को धमका सकते हैं। यहां तक कि एक चोटी मार्शल सम्राट ने भी उस पर हमला करने की हिम्मत की। अर्जुन देव ने किक मारी। किसी ने नहीं देखा कि उसने कैसे लात मारी, लेकिन उस नौकर के दाहिने घुटने की टोपी से एक क्रंच आया जिसने उस पर हमला किया, और उस नौकर ने दर्द की एक अत्यंत दुखद चीख निकाली। उस नौकर के शरीर में सर्वोत्कृष्टता अराजक हो गई, उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर हो गई। फिर वह एक घुटने पर डेक पर घुटनों के बल बैठ गया। दूसरे नौकर की आंखों में डरावनी नजर आ गई। वह एक चाल चलने वाला था, लेकिन उसे पता चला कि अर्जुन देव की हथेली पहले से ही किसी समय उसकी छाती से दब चुकी थी। इससे पहले कि वह नौकर प्रतिक्रिया दे पाता, अर्जुन देव ने धीरे से धक्का दिया और उस नौकर की पसलियां फट गईं। फिर वह नौकर सैंडबैग की तरह वापस उड़ गया। यह सब उस समय हुआ जब एक चिंगारी को उड़ने में इतनी तेजी से लगा कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। जब अन्य लोगों ने फिर से अर्जुन देव पर अपनी निगाहें टिकाईं, तो उन्हें एहसास हुआ कि वह पहले से ही मधुशाला के प्रवेश द्वार पर था, बाहर जाने वाला था। लानत है! मेरी कुमार कुल के लोगों को चोट पहुंचाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आप जीने से थक गए हैं? धड़ाम! युवा मास्टर कुमार ने एक मेज को हवा में लात मारते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की। फिर उसने तुरंत अपनी कमर से ठंडी रोशनी के साथ चमकती एक तलवार खींची। स्वर्गीय ऋषि कानूनों के तार युवा मास्टर कुमार के पीछे दिखाई दिए, जो दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को बेतहाशा अवशोषित कर रहे थे। इससे वह चाल चली जो उसने गुस्से में उठाई थी, वह बहुत शक्तिशाली दिखाई दी। इसकी तलाश से हमला असीम और शक्तिशाली था, जो हत्या के इरादे से भरा हुआ था। बिजली की तेज तलवार से ऐसा लग रहा था जैसे यह अर्जुन देव की पीठ को छेद देगा। अगर अर्जुन देव की मृत्यु भी नहीं होती तो भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाते। अचानक चलने वाले अर्जुन देव रुक गए। फिर वह मुड़ा। उसी क्षण में यंग मास्टर कुमार के आक्रमण के सभी संभावित प्रक्षेपवक्र उसकी आंखों में दिखाई देने लगे। एक पल में अर्जुन देव ने हजारों संभावनाओं पर विचार करते हुए इस हमले के सभी संभावित प्रक्षेपवक्रों का अपने मन में अनुकरण किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके प्रतिद्वंद्वी ने चाल को कैसे बदल दिया, सब कुछ उनके नियंत्रण में था। होश! जब तलवार की रोशनी अर्जुन देव से केवल 7 या 8 सेंटीमीटर की दूरी पर थी, तो अचानक 2 उंगलियां प्रकट हुईं और युवा मास्टर कुमार की तलवार को जकड़ लिया। ठीक उसी तरह अर्जुन देव ने आसानी से एक हीन श्रेणी के मार्शल ऋषि की तलवार के प्रहार को रोक दिया, जैसे कि युवा मास्टर कुमार एक बच्चा था जो हंगामा मचा रहा था। मधुशाला के किसान इतने सदमे में थे कि उनके जबड़े लगभग गिर गए। क्या यह अभी भी एक मार्शल सम्राट की ताकत थी? क्या यह अभी भी वही आदमी था जो एक दयनीय स्थिति में डेक पर गिर गया था, जैसे कि वह 7 दिन पहले एक मजाक था? यह दृश्य भीड़ की कल्पना को पूरी तरह से पार कर गया।
यह उनके लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य था। आप। युवा मास्टर कुमार, जो हवा में थे, ने एक चिंतित अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने अपनी तलवार को अर्जुन देव की चंगुल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी किया, वह असफल रहा। बस एक छोटी सी बात पर आप हमला करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि आप, एक युवा मास्टर, इस बात से अनजान हैं कि बाहर आसमान कितना ऊंचा है। अर्जुन देव ने ठंड से सूंघा और 5 ड्रैगन फोर्स उसके शरीर के भीतर से गर्जना करने लगे, जिससे गड़गड़ाहट की आवाज हुई। उसके शरीर से एक भयानक आभा निकली। अर्जुन देव के कपड़े और बाल बेतहाशा लहरा रहे थे। इससे पहले कि वह अपनी ताकत को उजागर करता, 5 ड्रैगन फोर्स की जबरदस्त आभा ने यंग मास्टर कुमार की तलवार को तब तक हिला दिया जब तक कि वह चकनाचूर नहीं हो गई। फिर युवा मास्टर कुमार खून की उल्टी करते हुए वापस उड़ गए। फर्श पर गिरने के बाद युवा मास्टर कुमार ने भय से भरे चेहरे के साथ अर्जुन देव की ओर देखा। वह बुदबुदाया, एक भौतिक शरीर ऋषि। आप एक उत्कृष्ट प्रतिभा हैं जो भौतिक शरीर के माध्यम से मार्शल ऋषि बन गए। अर्जुन देव के हाथ में अभी भी लगभग 5 सेंटीमीटर तलवार की नोक थी। फिर उसने यंग मास्टर कुमार की ओर देखा, इससे पहले कि वह धीरे धीरे अपनी हत्या क्यूई को वापस ले ले। अंत में अर्जुन देव खून के प्यासे व्यक्ति नहीं थे। ऐसा छोटा चरित्र उसे ज्यादा समस्या का कारण नहीं बन सका। अर्जुन देव की उंगलियों के एक झटके के साथ तलवार की नोक उड़ गई और यंग मास्टर कुमार के बगल में डेक में वार कर दी गई। इससे यंग मास्टर कुमार कांपने लगे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वह चुप रहा, कुछ भी कहने में असमर्थ रहा। पूरा मधुशाला शांत हो गया। अर्जुन देव को पहले शराब परोसने वाला वेटर समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना है। उसने वास्तव में ऐसे व्यक्ति को कम करके आका था, दूसरे पक्ष को खुद को मूर्ख बनाते हुए देखने की योजना बना रहा था। यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो लापरवाही से यंग मास्टर कुमार को एक तरफ फेंक सकता था। अगर वह पहले गुस्सा हो गया होता तो हो सकता था कि वह। जब वेटर ने यह सोचा तो उसकी पीठ से ठंडा पसीना बह गया। अरे, इसने मुझे चौंका दिया। यह दुनिया वास्तव में अप्रत्याशित है। बस एक मार्शल सम्राट, और वह वास्तव में एक उत्कृष्ट प्रतिभा है जो भौतिक शरीर के माध्यम से ऋषि तक उन्नत हुई। मैंने पहले ही कहा था, जो कोई व्यक्ति एक बार में 10 कप 1000 ईयर फ्लेम पी सकता है, वह एक छोटा चरित्र कैसे हो सकता है। यंग मिस ने जो शर्त रखी है, उसके पीछे कुछ और होना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? यह व्यक्ति बिखरे हुए बादल सागर की युवा पीढ़ी की राक्षसी प्रतिभाओं की तुलना कैसे करेगा? क्या आपको लगता है कि वह बिखरे हुए बादल शहर के यंग सिटी लॉर्ड के बराबर है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? युवा मास्टर कुमार अभी भी यंग सिटी लॉर्ड के हाथों 3 चालें चल सकते थे। हालांकि वह इस व्यक्ति की आधी चाल को भी नहीं रोक सका। यहां तक कि पूरे क्लाउड सी डोमेन को ध्यान में रखते हुए 5 से अधिक लोग नहीं हैं जो युवा पीढ़ी में इस व्यक्ति की बराबरी कर सकते हैं। मिहिर कबीले के काश्तकारों ने एक जीवंत चर्चा शुरू कर दी, जिसमें हर कोई एक साथ बात कर रहा था, रुकने में असमर्थ था। उन्होंने सोचा कि ऐसा व्यक्ति अचानक उनके युद्धपोत पर कैसे प्रकट हुआ। यदि इस व्यक्ति के इरादे दुर्भावनापूर्ण होते तो वे किस तरह के खतरे में होते। जल्दी से स्टीवर्ड वांग को सूचित करें। मधुशाला में कोई तुरंत घबराहट में स्टीवर्ड वांग के स्थान पर पहुंचा। बैंगनी युद्धपोत के नियंत्रण कक्ष के अंदर मिहिर कबीले के 4 मार्शल ऋषि थे। इसके अलावा शिखर सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि अंकल वर्मा और मनीष मिहिर थे। वे सभी ऐसे इकट्ठे हुए जैसे कोई बड़ा दुश्मन प्रकट हुआ हो। यंग मिस, यह बूढ़ा आदमी अंधा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह व्यक्ति भौतिक शरीर का एक विशेषज्ञ ऋषि होगा, अंकल वर्मा ने उदास होकर कहा। यंग मिस, कृपया आदेश दें। मैं व्यक्तिगत रूप से इस व्यक्ति को भगाने के लिए तैयार हूं। एक उत्तम आकृति ने उसके चेहरे पर घूंघट पहना था। ये थे मनीष मिहिर, जो इतने खूबसूरत थे कि सिर्फ एक नज़र ही लोगों को नशा कर सकती थी। वह इस मामले पर हैरान नहीं लग रही थी। मनीष मिहिर ने एक चिकना, उत्तम, जेड सफेद हाथ लहराया और कहा, कोई आवश्यकता नहीं है। इस व्यक्ति का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ कि उसने पहले सराय में क्या किया।
वर्मा अंकल ने ईमानदारी से उत्तर दिया। उन्होंने 10 कप 1000 ईयर फ्लेम का ऑर्डर दिया और 10 सूर्यों के एक दूसरे का पीछा करने का दृश्य बनाया। फिर उसने एक ही बार में सभी 10 कप पी लिए। जब मनीष मिहिर ने यह सुना तो उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक देखने को मिली। हालांकि यह रूप तुरंत बाद गायब हो गया, क्योंकि उसने अपनी शांति हासिल कर ली। उसके बाद उन्होंने वेटर से क्लाउड सी डोमेन के गुटों के वितरण के बारे में पूछताछ की। उन्होंने हमारे बिखरे हुए बादल सागर के शासकों के साथ साथ हमारे मिहिर कबीले की ताकत के बारे में भी पूछा। यह व्यक्ति हमारे मिहिर कबीले के बारे में पूछताछ करके क्या कर रहा है? इस व्यक्ति की ताकत के साथ क्या वह रैंक 6 कबीले की परवाह करेगा? मनीष मिहिर ने खुद को बुदबुदाया। उसे लगा कि यह अजीब था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने कुछ पता लगा लिया हो? जहां तक बात के मामलों की बात है, यंग मिस को पहले से ही उनके बारे में पता होना चाहिए। वह युवा मास्टर कुमार सिर्फ 1 कप 1000 साल की लौ के बाद लगभग नशे में था। जब उसने एक व्यक्ति को नशे में हुए बिना एक बार में 10 कप पीते देखा, तो वह उसे रहस्य को उजागर करने के लिए मजबूर करना चाहता था। अंत में उसने केवल इस व्यक्ति को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। मनीष मिहिर ने बहुत ध्यान से सोचा। फिर वह मामले की तह में चली गई। क्या आपको यकीन है कि उसने वेटर से पूछताछ करने के बाद ही यंग मास्टर कुमार के खिलाफ कार्रवाई की? मुझे यकीन है। हालांकि क्या यह संबंधित है? अंकल वर्मा ने असमंजस में पूछा। मनीष मिहिर गहरे विचार में प्रवेश कर गया। उसकी अभिव्यक्ति सफेद घूंघट के पीछे छिपी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, यह ठीक है, फिर मैं उनसे अकेले में मिलूंगा। आप सभी को अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सभी भ्रमित थे। उन्हें लगा कि यह अजीब था। उन्होंने चिंता में कहा, ओल्ड वर्मा, क्या हम यंग मिस को अकेले जाने देंगे? उस व्यक्ति की ताकत के साथ मुझे लगता है कि अगर हम एक साथ हमला करते हैं तो हमारी जीत की संभावना लगभग समान होगी। वास्तव में, हालांकि यंग मास्टर कुमार केवल मार्शल सेज के लिए आगे बढ़े, लेकिन वह केवल आधे चाल से हार गए। यह बल्कि चरम है। अंकल वर्मा ने आह भरते हुए कहा, यह यंग मिस पर निर्भर करता है। इस बार हमने गलती से एक बड़ा अजगर उठा लिया। हालांकि हम अभी भी नहीं जानते कि यह भाग्य है या आपदा। क्या उस युवा मास्टर कुमार जैसे छोटे चरित्र के लिए अपनी ताकत प्रकट करने की आवश्यकता है? कमरे में लौटने के बाद अभिमा ने पूछा, समझ में नहीं आ रहा था। अब तक अर्जुन देव के स्वर्गीय ऋषि नियमों की उत्पत्ति बिखर गई थी और उनकी चेतना के समुद्र में जादुई ऊर्जा की कमी थी। हालांकि उसके पास अभी भी उसका भौतिक शरीर था। वह 5 ड्रैगन फोर्स 25,000 टन बल ला सकता था। यदि एक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि प्रकट होते हैं तो अर्जुन देव केवल अपनी पकड़ बना पाएंगे। ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज को पूरी तरह से अभिभूत करने में सक्षम होने की संभावना कम थी। अपनी जादुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने से पहले अर्जुन देव के लॉ एनर्जी के टूटे हुए मूल को देखते हुए वह देवताओं के अवरोही को निष्पादित नहीं कर सका। एक ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल ऋषि उसे एक मुक्के से मार सकता था। युवा मास्टर कुमार केवल एक ग्रीनहॉर्न थे जो अभी अभी मार्शल सेज के लिए आगे बढ़े थे। केवल एक ड्रैगन फोर्स का उपयोग करके अर्जुन देव उन्हें इस ज्ञान के साथ पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकते थे कि अर्जुन देव से निपटना मुश्किल था। हालांकि अर्जुन देव ने 5 ड्रैगन फोर्स की आभा का इस्तेमाल किया था और मधुशाला में दूसरे पक्ष को अभिभूत कर दिया था। अभिमा को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया है। आखिर अर्जुन देव के इस समय बहुत सारे दुश्मन थे। सी मोनार्क के पुराने गार्ड शायद हर जगह उसकी तलाश कर रहे थे। साइक्लिक एस्ट्रल पैलेस के लोग भी उनकी तलाश कर रहे थे। कुछ ऐसे ढीले ढाले साधक भी थे जो अर्जुन देव के खजाने में रुचि रखते थे। उसे अधिक लो प्रोफाइल होना चाहिए। अपनी पहचान छिपाने के लिए अर्जुन देव ने अपने नीले स्पष्ट पवन वस्त्रों को साधारण कपड़ों की तरह दिखाने के लिए एज्यो ड्रैगन किंग के प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया। उन्होंने विशिष्ट सीमोनार्क हेडस्कार्फ को भी हटा दिया। इन सभी कार्यों ने समुद्र में उसकी पहचान की खोज की संभावना को कम करने का काम किया। हालांकि अब उनके कार्यों के परिणामस्वरूप इसके विपरीत होगा, जिससे उन्हें समझना कठिन हो गया। अर्जुन देव ने एक बार फिर से उस नीले क्रिस्टल को बाहर निकाला।
जैसे ही उन्होंने बर्फ के भीतर सील की गई सोलर ट्रू फ्लेम को देखा, उन्होंने कहा, आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। ओह, वैसे मुझे लॉ एनर्जी की मेरी उत्पत्ति को पुनर्प्राप्त करने के लिए कीमिया नुस्खा दिखाएं। यह औषधीय गोली, जिसे स्वर्गीय मूल गोली के रूप में जाना जाता है, कुछ ऐसा था जो अभिमान को थंडर सम्राट के साथ अपनी यात्रा के दौरान मिला था। उसने पहले ही इसके लिए कीमिया नुस्खा लिख लिया था। स्वर्गीय मूल गोली एक किंग ग्रेड औषधीय गोली थी। इसकी सभी सामग्रियां बहुत कीमती थीं और खरीदने के लिए भारी राशि की आवश्यकता होती थी। हालांकि जिन समस्याओं को पैसे से हल किया जा सकता था, वे इस समय अर्जुन देव के लिए कोई समस्या नहीं थी। कठिनाई स्वर्गीय मूल की गोली को परिष्कृत करने के लिए एक कीमियागर खोजने की थी। अर्जुन देव केवल अमर युग के शोधन के तरीकों को जानते थे, लेकिन मार्शल युग की कीमिया के उचित तरीकों को नहीं। यहां तक कि अगर उसने बहुत पैसा खर्च किया और सामग्री ढूंढ ली, तो यह सब विवादास्पद होगा अगर उन्हें परिष्कृत करने वाला कोई नहीं होता। अर्जुन देव ने गहन विचार में प्रवेश किया। एक ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट को ढूंढना आसान नहीं था। कोई आ रहा है, अमर आत्मा की अंगूठी से अभिमा फुसफुसाई। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से जांच की। यह उसकी अपेक्षा से पहले था। इस मिहिर कबीले की यंग मिस वास्तव में एक चतुर व्यक्ति थी। यह सही था। उसने इस लड़की को बाहर निकालने के लिए मधुशाला में अपना कदम उठाया था। सोलर ट्रू फ्लेम या लड़की के सीने पर पेंडेंट की परवाह किए बिना अर्जुन देव को उनकी बहुत आवश्यकता थी। वेटर की ब्रीफिंग से अर्जुन देव मोटे तौर पर समझ गए कि बिखरे हुए बादल सागर में मिहिर कबीले की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। क्योंकि वह सुंदर थी, मिहिर कबीले की यंग मिस और भी अधिक परेशानी में थी। हालांकि वह इन मुद्दों को एक एक करके उत्तम तरीकों से हल करने में कामयाब रही थी, लेकिन यह राहत बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। इसे देखते हुए बातचीत के लिए कुछ जगह थी। अर्जुन देव मनीष मिहिर को उनकी छाती के चारों ओर पेंडेंट और सोलर ट्रू फ्लेम के ऋण के बदले में इन समस्याओं को हल करने में मदद कर सकते थे। यदि यह पर्याप्त नहीं था, तो अर्जुन देव अभी भी कुछ और प्रोत्साहन जोड़ सकते थे। बातचीत के लिए स्वाभाविक रूप से उन्हें पहले अपनी कुछ ताकत दिखाने की आवश्यकता थी। यह सबसे अच्छा था अगर दूसरे पक्ष ने चर्चा शुरू की। आखिरकार अर्जुन देव के पास सोलर ट्रू फ्लेम उधार लेने और मनीष मिहिर का पेंडेंट प्राप्त करने का कोई अन्य अच्छा तरीका नहीं था। वह पहले इसे आजमा सकता है। यह सफल हो जाए तो अच्छा होगा। यदि नहीं, तो वह एक और तरीका सोचेगा। अर्जुन देव ने कीमिया बनाने की विधि को दूर रखा और अपना हाथ लहराया। दरवाजा एक क्रेक के साथ खुला। घूंघट पहने मनीष मिहिर दरवाजे के ठीक बाहर दस्तक देने वाले थे। मिस मिहिर, कृपया प्रवेश करें। मनीष मिहिर शान से आगे बढ़े। उसकी तारों जैसी आंखों ने अर्जुन देव की ओर देखा और देखा कि साधारण कपड़े पहने एक आदमी के साथ लंबे बाल लापरवाही से बिखरे हुए थे। वह कोई भी कीमती गुप्त खजाना या वस्तु नहीं देख सकती थी जो अर्जुन देव की पहचान को प्रकट कर सके। अर्जुन देव की साधना वास्तविक थी, वह वास्तव में केवल एक मार्शल सम्राट था। हालांकि यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने युवा मास्टर कुमार को लाचारी में बदल दिया था। उन्होंने जल्दी से अर्जुन देव की तुलना उन सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं से की जो उन्हें बड़े समुद्री क्षेत्र के साथ साथ दक्षिणी सागर के कई हिस्सों में मिली। इनमें से कई लोग कम उम्र में ही सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज बन गए थे। यहां तक कि चक्रीय एस्ट्रल पैलेस के कुछ प्रतिभाएं भी थीं जो ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज तक आगे बढ़ गए थे। जब मनीष मिहिर ने अर्जुन देव की तुलना उन लोगों से की, तो आभा में अंतर स्पष्ट था और उन्हें वह कोई गर्व नहीं दिखता था जो एक जीनियस के पास होता है। केवल एक चीज थी कि अर्जुन देव की आंखें असीम रूप से अथाह लग रही थीं। वह उसके आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती थी। मनीष मिहिर ने धीरे से कहा, यंग मास्टर मनीष मिहिर के आने पर आश्चर्यचकित नहीं लगते हैं। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपको पहले स्थान पर खींचा। मुझे आश्चर्य क्यों होगा? बैठ जाओ। उसने अपना हाथ हिलाया और एक कुर्सी हवा में उड़ गई और मनीष मिहिर के पास मजबूती से गिरी। दोनों बैठ गए। इसके बाद मनीष मिहिर ने उसके गले में लटकन निकाला। यह हरे पत्तों के हार की तरह लग रहा था, जिसमें एक लाल मल्टीफ्लोरा गुलाब का आभूषण लटक रहा था। इस आभूषण का रंग बहुत जीवंत था, चमकीला चमक रहा था।
हालांकि इसने जो भावना दी वह असहनीय दुहक थी। फूलों की भाषा में लाल मल्टीफ्लोरा गुलाब का मतलब भावुक प्रेम था। हालांकि अर्जुन देव के सामने लाल रंग का पुष्प फूल मुरझा गया था। अपने सबसे खूबसूरत पल में यह मुरझा गया। जुनून अब नहीं था, प्रेमी मौत थी। केवल दुहक बना रहा, मन को परेशान कर रहा था। जब अर्जुन देव ने लाल बहुवंशपति गुलाब को देखा तो उसने एक बहती हुई रोशनी दी। एक तेज हवा चली और क्रिस्टलीय फूलों की पंखुड़ियां बाहर निकल गईं। तेज हवा भावहीन थी। मल्टीफ्लोरा गुलाब खून की तरह था। इसने दिल को छेद दिया, उसे दुहक से भर दिया। यह सही था। यह आभूषण निश्चित रूप से दुख सिंहासन से परिष्कृत किया गया था। भयानक रूप से यह वास्तव में अर्जुन देव की अपनी भावनाओं को प्रभावित करने में कामयाब रहा। यदि वह युद्ध में होता और उसकी भावनाएं प्रभावित होती हैं तो वह लापरवाह हो सकता है और कुछ बुरा हो सकता है। अर्जुन देव ने अपनी भावनाओं को स्थिर किया और अपनी सतर्कता बढ़ाई। आप इस मल्टीफ्लोरा रोज पेंडेंट की वजह से इस युद्धपोत पर सवार हुए। मनीष मिहिर की बुद्धिमत्ता को देखते हुए अगर उसे अब तक यह पता नहीं चल पाया था कि अर्जुन देव उसकी छाती पर क्यों घूर रहा है तो वह उसकी प्रतिष्ठा के लायक नहीं थी। मल्टीफ्लोरा गुलाब लटकन? क्या ऐसा हो सकता है कि वह नहीं जानती कि इस मल्टीफ्लोरा रोज पेंडेंट का मूल रूप दुख सिंहासन था और इसे एक बार ईविल किंग, एक प्राचीन प्राइम द्वारा परिष्कृत किया गया था? यह मेरे मिहिर कबीले के पूर्वजों द्वारा दिया गया एक पेंडेंट है। इसके उपयोग और मूल्य के संदर्भ में यह कुछ मजबूत किंग ग्रेड गुप्त खजाने की तुलना में बहुत अधिक कीमती है। मनीष मिहिर ने आगे कहा, यंग मास्टर, यदि आप यह पेंडेंट चाहते हैं तो इसे प्राप्त करना संभव है। बस 1 साल के लिए मेरे अंगरक्षक बनो। 1 साल के बाद मैं इसे आपको दे दूंगा। 1 साल के लिए मनीष मिहिर का बॉडीगार्ड होने का मतलब होगा कि अर्जुन देव को पूरे 1 साल के लिए उसकी सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। अर्जुन देव ने शांति से जवाब दिया, यदि आप चाहते हैं कि मैं 1 साल के लिए आपका बॉडीगार्ड बनूं तो यह संभव है। हालांकि यदि आप केवल एक पेंडेंट का उपयोग करना चाहते हैं तो यह मेरे 1 वर्ष के लिए मिहिर कबीले में रहने के लायक नहीं है। मनीष मिहिर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, कितने साहसिक शब्द हैं। भौतिक शरीर के ऋषि के रूप में आप 5 ड्रैगन फोर्स ला सकते हैं। हालांकि यह मुश्किल से एक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज के बराबर है। हालांकि ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि मजबूत होते हैं लेकिन वे बिखरे हुए बादल सागर में शिखर पर नहीं खड़े होते हैं। मेरा मिहिर कबीला ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों से भी नहीं डरता। उन्होंने कहा, अगर परिस्थिति के बल के लिए नहीं तो मैं इसका सहारा नहीं लेता। कोई फर्क नहीं पड़ता, यह मल्टीफ्लोरा रोज पेंडेंट मेरे मिहिर कबीले की विरासत है। मनीष मिहिर का लहजा बहुत जोरदार था। इसमें कुछ गुस्सा भी था। उसे लगा कि अर्जुन देव खुद को ज्यादा आंकते हैं। उनका मानना था कि वह पहले से ही मल्टीफ्लोरा रोज पेंडेंट के साथ 1 साल के लिए अर्जुन देव की सेवाओं को खरीदकर नुकसान उठा रही थी। जाहिर है वह उसके रुख से असंतुष्ट थी। अर्जुन देव ने दूसरे पक्ष के स्वर को तीव्रता से महसूस किया। इसलिए वह बस मुस्कुराया और आगे मोल भाव करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, फिर आप ठीक कह रहे हैं। मैं केवल एक मार्शल ऋषि के बराबर हूं। इसके बारे में कैसे, मैं पहले आपके अनुरोध से सहमत हो जाऊंगा, लेकिन हम कैसे दांव लगाएं?